अस्सलाम वालेकुम जनाब एंड वेलकम टू कैफेट पोस्ट बैच। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी ऑन ओरिएंटेशन और आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के ऊपर, दैट इज़ कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर ऑडिट एंड अश्योरेंस। अगेन हमारा पैटर्न वही रहेगा कि हम लोग कुछ चीज़ें क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे और उसके बाद कुछ होमवर्क रिगार्डिंग क्वेश्चंस और कुछ हम लोग क्लास के अंदर भी प्रैक्टिस करने की भरपूर कोशिश करेंगे। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ऑडिट किसे कहते हैं? ऑडिट एंड एश्योरेंस में ये जो वर्ड ऑडिट है ये क्या है? इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्या है ये ऑडिट? क्यों होता है ये ऑडिट? सर क्या? थोड़ा ऊंची बोलना आपने। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना? आप कह रहे हो कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। अच्छा जी, और साथ वाले भाई ये ऑडिट क्या है? ये ऑडिट किसे कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिप्रेजेंटेशन कैसी? थोड़ा ऊंची बोलें। मटेरियल को, चलें, आपका कहने का ये मतलब है कि हम लोग ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, उसको परखते हैं, उसकी छानबीन करते हैं। सर ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना जिससे एक ऑडिटर ये बता सके कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रहे। भाई ने बड़ा एक मुश्किल वर्ड यूज़ कर दिया, ट्रू एंड फेयर का। खैर इसके ऊपर अभी बात करेंगे आज हम लोग। सर ऑडिट क्या है? क्या जानते हैं इस पेपर के बारे में? ऑडिट किसे कहते हैं? कल क्या चेक करते हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। ये पेपर क्या है? ऑडिट किसे कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, छानबीन करना, चेक एंड बैलेंस मेंटेन रखना। ओके, एक जो वर्ड यहाँ पे बहुत कॉमनली यूज हुआ है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। किन किन स्टेटमेंट्स को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्लासिफाई करते हो? IAS 1 क्या कहता है रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? कौन कौन से स्टेटमेंट्स मिल के एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, आगे फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और नोट्स, और डिस्क्लोजर्स भी आएंगे इसमें। डिस्क्लोजर्स, नोट्स, कंपैरेटिव्स, ये सब कुछ मिला के बनती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिट इज बेसिकली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, इनको वेरीफाई करना, ये देखना कि ये सही बनी हुई है या नहीं बनी हुई। तो इतना सा काम, छोटा सा काम, उसके लिए हम लोग एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, इतनी लाखों की फीस भरते हैं, क्यों? ठीक है, कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस शो की है, कंपनी के पास अकाउंटेंट्स बैठ के काम कर रहे हैं, अकाउंटेंट्स भी क्वालिफाइड तो होंगे, तो फिर उन्होंने बनाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सही बनाई होंगी। क्यों हम लोग एक ऑडिटर को लेकर आते हैं? क्या रीज़न है? वो क्या होता है? आप ये कहना चाह रहे हो कि वो इंडिपेंडेंटली काम करता है? इंडिपेंडेंटली क्या करता है? इंडिपेंडेंट हो गए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है, वेरीफाई करता है कि क्या ये सही बनी हुई या नहीं बनी हुई। मगर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि शेयर होल्डर्स को जो उनका डर है कि उनकी इन्वेस्टमेंट कहीं ख़राब ना हो जाए, डूब ना जाए, जो उन्होंने पैसे वगैरह कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं वो सही जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो बेसिकली शेयर होल्डर्स को हम लोग एक कंफर्ट दे रहे होते हैं कि भाई ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो तुमने पैसा लगाया हुआ है वो सही जगह पे इस्तेमाल भी हो रहा है, और ये हम लोगों ने एक इंडिपेंडेंट बंदे से उसका रिव्यू कराया हुआ है। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे। एक सेठ है,
एक सेठ है और उसकी शूज़ की फैक्ट्री है। शूज़ की फैक्ट्री है और पूरे मुल्क में उसकी 500 दुकानें हैं। फैक्ट्री भी चला रहा है और उसके साथ साथ 500 दुकानें भी उसने मेंटेन की हुई हैं। अब क्या वो उन 500 दुकानों का विजिट कर सकता? क्या वो एक सेठ उन 500 दुकानों का विजिट कर सकता? नहीं कर सकता। क्या वो एक सेठ उन 500 दुकानों को डेली बेस पे चेक कर सकता है? नहीं। महीने में दिन कितने होते हैं? साल में कितने होते हैं? 365। तो दुकानें कितनी हैं? तो अगर वो एक दिन में एक दुकान भी चेक करे तब जाके वो पूरे साल के अंदर भी उसको वेरीफाई नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करे? उसने ये भी काम करना है कि उसको वेरीफाई भी करना है, उसके भाई पैसे लगे हुए हैं। 500 दुकानें अगर वो चला रहा है और हर दुकान के अंदर मैं आपसे कहता हूँ लेट सपोज 15-16 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो अगर 500 दुकानें हों और हर दुकान के अंदर 15-16 लोग काम कर रहे हों तो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उसके पास होंगे? यहीं पे लिखते हैं, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उसके पास होंगे? बताइए ज़रा, निकालें। अकाउंटेंट मेरे सामने बैठे हैं। नंबर ऑफ शॉप्स कितनी है? 500। और हम कहते हैं कि लेट्स अज्यूम हर शॉप के ऊपर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो 15 के करीब हैं, तो कितने हमारे पास एम्प्लॉयज़ होंगे? 7500। तो इन एम्प्लॉयज़ को कोई सैलरी भी जाती होगी। लेट्स से हम कहते हैं कि पर एम्प्लॉय जो एक एवरेज सैलरी चल रही है वो है 20,000 पर मंथ। तो एक महीने का खर्चा कितना होगा सिर्फ सैलरीज पे? कितना खर्चा होगा? 1 पॉइंट, एक फिगर दें मुझे, निकाल लें अपने मोबाइल से, वर्किंग कर लें या कैलकुलेटर निकाल लें या बैग खोल लें ताकि आप लोग मुझे एक्यूरेट फिगर बता सकें। थोड़ा सा मैंने आपसे काम करवाना है इस क्लास के अंदर। 7500 एम्प्लॉयज़, हर एम्प्लॉय की एक एवरेज सैलरी है 20,000। हाँ 1 पॉइंट, आपने कहा 1.5 मिलियन ये पर मंथ खर्चा है, तो साल में कितना खर्चा होगा? यह पहले फैसला कर लो। दो अकाउंटेंट्स आपस में उलझ पड़े हैं, इसलिए ये आता है। आप समझ आई कि अकाउंटेंट्स को भी, तो भाई ने 1.5 पहले क्यों बताया? 150 मिलियन, 150 मिलियन। तो ये खर्चा है उसका पड़ रहा है कितना? 150 मिलियन पर मंथ। अगर ये पर मंथ है तो साल में कितना होगा? साल में कितना खर्चा होगा उसका? 1800 मिलियन का सिर्फ उसका पेरोल का खर्चा है, सिर्फ उसकी सैलरीज का खर्चा है पूरे साल का। अगर हर शॉप में से मैं आपसे कहता हूँ कि कुछ ऐसे मैनेजर्स वहाँ पे मौजूद हैं जो कि जिन्होंने ये शो किया हुआ है कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं 15, असल में वो 15 नहीं है, वो 13 हैं ऑन एवरेज, मगर रिकॉर्ड में आ रहा है कि वो 15 है। अब जो सेठ घर बैठा हुआ है उसको तो नहीं पता, जब वो सैलरी देने जाता है तो वो क्या करता होगा? वो सिर्फ अकाउंट में ट्रांसफ़र करता होगा मैनेजर्स की और मैनेजर्स आके उसको डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे। वो इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से हाथ मिला के तो सैलरीज नहीं ना देता उनको कि सर ये रही आपकी सैलरी, ये रही आपकी सैलरी, ये तो उसके लिए इम्पॉसिबल है। तो अगर हर शॉप में से भी मैं आपसे कहूँ कि 2 के करीब ऐसे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं जो कि गोस्ट हैं, नज़र नहीं आते, हैं ही नहीं, तो कितना नुकसान होगा उसको? निकालिएगा ज़रा, ऑन एवरेज कितना नुकसान उसको होने वाला है? 500 × 2 1000, 1000 को 20,000 से करें क्या आएगा? 20 मिलियन को 12 से करें क्या आएगा? 240 मिलियन का उसको नुकसान होगा सिर्फ अगर वो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा करके दिखा दें। चलें, ये तो एक एस्पेक्ट था।
इस शॉप के अंदर एसीज वगैरह भी इंस्टॉल हुए होंगे और उन एसीज को रिपेयर एंड मेंटेनेंस से भी ये लोग गुजारते होंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक एवरेज खर्चा होता है हर शॉप का 25,000, ठीक है। और क्या ज़रूरी है कि हमेशा हर शॉप हर मंथ अपना खर्चा करेगी? नहीं। तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी टाइम पे किसी महीने में एक्सपेंस ना हुआ हो और उन्होंने एक्सपेंस शो कर दिया हो? एक है एक्सपेंस हो गया, उसकी रिसीट आ गई, दिखा दिया, वेरीफाइड है। मगर अगर एक एक्सपेंस हुआ ही नहीं है और हम उसको दिखा रहे हैं कि भाई ये हमारा खर्चा हुआ है, तो क्या इस चीज़ को पकड़ने के लिए कोई बंदा आगे आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक शॉप के अंदर किसी को पता चल भी जाए तो वो दूसरे बंदे की जेब गर्म कर देगा कि भाई तुम भी ये रखो, तुम भी मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाओ। तो नॉर्मली फ्रॉड्स को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, ये बताइए कि हम लोगों ने कहा था कि उसकी 500 शॉप्स हैं और उसकी एक फैक्ट्री भी है। फैक्ट्री में एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसका काम है कि उसने मार्केट से रॉ मटेरियल्स भी खरीदने हैं, उसने प्रोक्योरमेंट भी करनी है। मैं आपसे कहता हूं कि पर मंथ लेट सपोज वो एक सप्लायर के पास जाता है और सप्लायर से वो माल खरीदता है 50 लाख का। 50 लाख का उसने सामान खरीदा, किससे? सप्लायर से। सप्लायर से उसने ये कहा है कि भाई मैं तुम्हें पैसे दूंगा वन गो में, मुझे तुम इसमें डिस्काउंट दो। उसने कहा यार देखो 50 लाख का सामान है, ठीक है, तुम मुझे वन गो में पैसे दे रहे हो, 45 लाख में मैं तुम्हें ये सारा का सारा सामान देने को तैयार हूँ। उसने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मगर मुझे रसीद चाहिए पूरे अमाउंट की। रसीद चाहिए मुझे पूरे अमाउंट की। तो पर मंथ अगर 5 लाख का घपला हो रहा है तो साल में कितना होता होगा? 60 लाख। और सप्लायर कहता है कि भाई देखो 50 लाख का सामान है, तुम 45 मुझे दे रहे हो और मेरे से गलत काम भी करा रहे हो, मैं तो नहीं करूँगा गलत काम। उसने कहा यार देखो 50,000 रुपया तुम्हारा। उसने कहा नहीं, मज़ा नहीं आया। उसने कहा लाख रुपया तुम्हारा। उसने कहा ओके, आई एग्री। तो उसने उस सप्लायर को भी साथ में ला लिया। यहाँ पे भी फ्रॉड पकड़ना मुश्किल है। वो बेचारा ओनर बहुत परेशान बैठा हुआ है क्योंकि उसको हर साल इतना इतना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। एक दिन बेचारा बहुत ही दुखी था। उसने क्या किया, उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। उसका दोस्त कभी मैट्रिक में उसके साथ था और मैट्रिक के अंदर भी वो कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता था। उसने कहा यार मैंने खुदकुशी कर लेनी। किसी ने कहा खुदकुशी ना करो, सीए ज्वाइन कर लो। वो सीए में चला गया। तो अब उसको जाके एहसास हुआ कि यार वो 13-14 साल पुराना मेरा एक दोस्त है, शायद वो कुछ सीए में आगे बढ़ गया हो। तो उसने उस दोस्त को कॉल की। आपका नाम क्या है? तो उसका नाम था उमर। उमर ने कहा कि यार देखो उस टाइम पे तो मैं तुम्हारा दोस्त था, अब मैं एक क्वालिफाइड सीए बन चुका हूँ, ठीक है तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ, मगर मैं फ़ीस लूँगा, मैं पैसे लूँगा। डेफिनेटली अगर आप किसी से सर्विसेज ले रहे हैं तो उसके पैसे भी आपको पे करने पड़ेंगे। तो उमर भाई पहुँच गए उस सेठ का ऑडिट करने के लिए। सेठ ने कहा यार देखो जब भी मैं इनसे हिसाब वगैरह मांगता हूँ ना तो मुझे कुछ समझ नहीं आती। ये मुझे 2 कागज़ देते हैं, एक पे लिखा होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और एक पे लिखा होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मुझे समझ नहीं आती कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इतना ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा होता है मगर वो पैसे मेरे पास ही नहीं होते। तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे आगे कुछ ना कुछ इसका इलाज दो। खैर उमर भाई पहुँचे अपनी टीम के साथ, कोई 5-6 बंदों की टीम थी। उन्होंने कहा यार देखो मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हारी हर फैक्ट्री में जाऊँगा, तुम्हारी हर शॉप में जाऊँगा, बस तुम्हें मेरे से एक वादा करना पड़ेगा। उसने कहा क्या? कहता है बात ऐसी है कि तुमने अपने एम्प्लॉयज़ को ये कहना है कि ये मेरे नुमाइंदे बन के आ रहे हैं, यानी कि इनको वो तमाम ताकत हासिल है जो कि मुझे है। ये किसी भी चीज़ को डिमांड करेंगे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये किसी भी डॉक्यूमेंट को डिमांड करेंगे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये किसी भी चीज़ की ये
ठीक है, ये किसी भी जगह की एक्सेस मांगेंगे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो टेक्निकली उमर भाई वहाँ पे पहुँच गए हैं, नुमाइंदे बन गए किसके, उस सेठ के, और उमर भाई ने स्टार्ट कर दिया अपना ऑडिट। अब जब उमर भाई वहाँ पे पहुँचे हैं तो सबसे पहला काम वो वहाँ पे क्या करेंगे, उमर भाई सबसे पहला काम वहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्या आपने सबसे पहले जाके मैनेजमेंट से राब्ता करना है और उनसे कहना है कि मुझे क्या दें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकाल के दें। अच्छा, एक थे वो सेठ, ठीक है, एक है मिस्टर उमर, ये कौन है, ऑडिटर, और एक है कंपनी की मैनेजमेंट। अच्छा, और एक है हमारे पास शेयर होल्डर्स। ये शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, ये शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स किसे कहते हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया होता है, जिन्होंने कंपनी में शेयर्स परचेज किए होते हैं। अच्छा, ये मिस्टर उमर, ये है आपकी ऑडिटर। मुझे बताइए, ये सेठ, ये मैनेजमेंट और ये शेयर होल्डर, इन तीनों में से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसने बनानी है, मैनेजमेंट ने बनानी है। यानी कि मैं इनको कह सकता हूं कि ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी फॉर मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके लिए बन रही हैं, इसका अल्टीमेट यूजर कौन है, खाली शेयर होल्डर्स, और ये वाले भाई भी तो हैं जो उसको ओन कर रहे हैं। तो ये हो गए मेरे इंटेंडेड यूजर, इंटेंडेड यूजर्स हो गए। अच्छा जी, उमर भाई आएंगे, मैनेजमेंट से रब्ता करेंगे, मैनेजमेंट से कहेंगे कि सर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दें। चेक किसको करने गए आप, किस चीज को चेक करेंगे आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसको चेक करेंगे। यानी कि ये आपका सब्जेक्ट मैटर है, जिस चीज को आपने वेरीफाई करना है ये क्या है, सब्जेक्ट मैटर। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप जब वेरीफाई करेंगे तो किस के साथ इसको कंपेयर करके उसको वेरीफाई करेंगे, ऐसा क्या फ्रेमवर्क आपके पास होगा जिसको देख के आप ये असेस करेंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है या नहीं बनी, ऐसा फ्रेमवर्क कौन सा होगा, स्टैंडर्ड्स। कौन से स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स कौन से, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही आपको बताएंगे कि उन्होंने सही से इसको बनाया है या नहीं बनाया। तो बेसिकली वो आपका क्या है, एक क्राइटेरिया जिसके मुताबिक आपने वेरीफाई करना है। जब आप इस सब्जेक्ट मैटर को उठा के इस क्राइटेरिया के साथ वेरीफाई करेंगे तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या ये सब्जेक्ट मैटर इस क्राइटेरिया के मुताबिक बनी है या नहीं बनी। तो टेक्निकली आप एक एविडेंस हासिल कर रहे हैं कि क्या ये चीज़ सही बनी है या नहीं बनी, और ये एविडेंस आपका सफिशेंट भी होना चाहिए और अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। मैं कुछ वर्ड्स इसलिए भी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि क्लास पोस्ट की है तो आप लोगों को कुछ वर्ड्स के साथ फेमिलियरिटी है। अच्छा, आपने एविडेंस हासिल कर लिया, अब आप ये एविडेंस किस तरह रिपोर्ट करेंगे उस सेठ को और इन शेयर होल्डर्स को, क्या बोल के बताएंगे या लिख के बताएंगे या उनको एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देंगे कि यार मैंने तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख लिया है, सही बनी हुई है, किस तरह करेंगे, एक आप रिपोर्ट देंगे, एक आप रिपोर्ट यहाँ पे देंगे। अच्छा, वो रिपोर्ट होगी कोई 2 सफ़े की, 3 सफ़े की। तो इतना टाइम जब आप लोगों ने लगा दिया, एंड के ऊपर बस आप एक 2-3 सफ़े की रिपोर्ट देके जा रहे हैं, बुरी बात नहीं है। उसने कहना यार इतने पैसे तुमने मेरे से लिए थे, जाते जाते तुम मुझे बस एक 2-3 सफ़े की रिपोर्ट देके जा रहे हो और तुमने काम भी पूरा नहीं किया, तुमने काम भी सैम्पलिंग पे किया, सैम्पलिंग पे काम करता ना ऑडिटर, तुमने काम भी सैम्पलिंग पे किया, फिर भी तुम मुझे कह रहे हो कि हाँ मेरे मुताबिक तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी हुई हैं।
मुझे लगता है कि तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी हुई हैं। अच्छी बात है या बुरी बात है? देखो उसका अल्टीमेट पर्पस क्या था कि वो एक ऑथेंटिसिटी ले आए कि वाकई में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हैं या नहीं है। तो नो डाउट एक ऑडिटर के पास इतना टाइम नहीं होता, उसने काम सैम्पलिंग पे ही करना है, कॉस्ट बेशक ज़्यादा होती है, मगर उसका अल्टीमेट जो गोल है, जो एक उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है कि वो ये चेक करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आता है ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर, इसको देखते हैं ये क्या होता है। अगर आप में से कोई इसके ऊपर रोशनी डालना चाहे कि ये वर्ड ट्रू एंड फेयर किसे कहते हैं, क्या है ये वर्ड ट्रू एंड फेयर? क्या है ये वर्ड ट्रू एंड फेयर? ट्रू किसे कहते हैं? दुरुस्त। और फेयर किसे कहते हैं? ट्रू मीन्स करेक्ट। अच्छा जी, आपने कहा ट्रू का मतलब है कि करेक्ट है, और फेयर इज नॉट हैविंग एनी एरर्स, यही कहना चाह रहे हैं? कोई एक मिसाल दें ट्रू की, अभी फेयर को बाद में बात करते हैं। ट्रू, अकाउंट्स ट्रू बने हुए हैं, कैसे हम लोग कहेंगे कि अकाउंट्स ट्रू हैं? अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वैल्यू सही दे रहे हैं, वैल्यू सही दे रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि एक गाड़ी है, कंपनी ने एक गाड़ी खरीदी 8 लाख रुपए की, और कंपनी ने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी, चार्ज नहीं की, और अभी 20 साल ख़त्म होने के बाद भी वो गाड़ी अकाउंट्स के अंदर 8 लाख की शो हो रही है। क्या ये वैल्यू करेक्ट है? ये वैल्यू करेक्ट नहीं है। उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी, उसके बाद जो उसकी कैरिंग वैल्यू आती वो यहाँ पे शो होती, मगर अभी शो क्या हो रही है? उसकी कॉस्ट। एक एसेट है, उसने एम्पेयर होना था, नहीं किया, और विदाउट एनी इम्पेयरमेंट उसकी जो असल वैल्यू है वो उन्होंने शो की हुई है। क्या ये बात सही है? क्या ऐसे होना चाहिए था? नहीं। इसका मतलब है कि वो ट्रू नहीं है। अब आते हैं फेयर के ऊपर। गाड़ी, चलो गाड़ी थी 8 लाख की, उन्होंने 20% डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दी, कितने बनेगी कैरिंग वैल्यू? 8 लाख की गाड़ी हो, 1 साल यूज हुई है, 20% की डेप्रिसिएशन है, तो इस वक्त उसकी कैरिंग वैल्यू क्या होगी? 640। 640। ये 640 एसेट में आना चाहिए या लाइबिलिटी में आना चाहिए? एसेट में नॉन करंट में आना चाहिए या करंट में आना चाहिए? उन्होंने 640 को करंट में लिखा होगा। अब वैल्यू सही आ रही है, वैल्यू 640 ही है, 640 ही आनी चाहिए थी, मगर कहाँ पे शो हो रही है? करंट में शो हो रही है। कहाँ शो होनी चाहिए थी? अब यहाँ पे फेयरनेस गायब है। बेसिकली फेयरनेस डील करती है आपकी प्रेजेंटेशन के साथ, कि आपने सही चीज़ को सही जगह पे क्लासिफाई किया या नहीं किया। यहाँ पे गाड़ी की अमाउंट गलत थी मगर क्लासिफिकेशन सही थी, हमें फिर भी एतराज़ था, ट्रू नहीं थी। अमाउंट सही आ गई है, क्लासिफिकेशन में मसला आ गया, ट्रू तो है मगर फेयर नहीं है। तो एट अ टाइम हमें ट्रू और फेयर भी उसका देखना होता है। एक और मिसाल के साथ चलते हैं। कभी आप लोग होटल पे खाना खाने गए हो? आप में से हॉस्टलेट कौन कौन है? माशाल्लाह से, फिर तो मिसाल फिट बैठने वाली है। आप अपने दोस्त के साथ गए हैं एक कोयटा कबाइल में खाना खाने के लिए, वहाँ पे एक वेटर आता है आपके पास, कहता है कि सर ये रहा मेन्यू, बताइए क्या क्या आपको चाहिए। आपने कुछ सस्ती सी 4-5 डिशें ऑर्डर कर दी, वेटर खाना ले आया, खाना शाना आप लोगों ने खा लिया, फिर आता है बिल। फिर आता है बिल। उस बिल पे क्या क्या लिखा होगा? एक नॉर्मल जब एक बिल आता है उस पर क्या क्या मेंशन होता है, बताएं ज़रा मुझे। ये एक बिल अगर हो तो इस बिल पे लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये कोयटा कबाइल के स्पेलिंग क्या होंगे?
कबाइल, चले। और मिस्टर 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 फारूक एंड कंपनी या एंड फ्रेंड्स कर देते हैं। इनके नाम का बिल है और मुझे बताइए इस बिल पे क्या क्या चीज़ें मेंशन होंगी? आइटम्स मेंशन होंगी, अच्छा, और क्वांटिटी मेंशन होगी, और क्या मेंशन होगा? इसकी एक यहाँ पे भी टोटल आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा सीरियल नंबर, और क्या आ रहा होगा? एक नीचे यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी आ रहा होगा, और कुछ चीज़ मिस तो नहीं हो रही? चले नहीं यार, कोयटा कब आए यार, हम किसी नहीं गए हुए। अच्छा, इसके अलावा कोई और? ठीक है, अब लेट्स सपोज 1 2 3, क्या क्या मंगवाया होगा आपने? 3 चीज़ें आप लोगों ने बतानी है यहाँ पे, जो आपको बहुत ही पसंद है। हम उसी को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, बताएं। ठीक है, क्वांटिटी कितनी? ये वो बीफ पुलाव है, अच्छा, 0.5 kg। क्या रेट होगा उसका? 490 पर किलो है ना? नहीं, आप मुझे बता रहे, टोटल बता रहे हो, तो केजी का रेट क्या होगा फिर? केजी का रेट क्या होगा अगर 490 हाफ केजी है तो? 900। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होगी? नमकीन रोश। भाई फुल बोर्ड में जा रहे हैं इस वक्त। अच्छा, कितना मंगवाया आपने? अच्छी बात है, बताएं कितना मंगवाया आपने? कितना? और क्या रेट है इसका? तीसरी चीज़ क्या होगी? क्या होगी? रोटियां। चपाती लिख लेते हैं यहाँ पे। कितनी मंगवाई है भाई? बस? और क्या रेट है? 25 रुपये कर लेते हैं, चले 100 हो गया। 10 रुपये भी कुछ और ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया? 1500, 1600, यानी कि 1600 मेरा ग्रैंड टोटल बनता है। अच्छा, आपने खाना खा लिया है, आपने खाना कंज्यूम कर लिया, वेटर आपके पास आता है ये वाला बिल लेके, क्या आप एकदम से 1600 रुपये निकाल के वेटर को दे दोगे? आप क्या करोगे? आप इस बिल को चेक करोगे। अच्छा, जब मुझे अब ये बिल चेक करना है तो ये बताएं कि सबसे पहली चीज़ आप क्या चीज़ चेक करोगे? आप चेक करोगे कि जो आइटम्स यहाँ पे मेंशन है क्या वही हैं जो ये असल में मेरे पास लेकर भी आया। तो आपने चेक किया, हाँ जी मैंने पुलाव खाया था, रोज खाया था, चपातियाँ खाई थी। 3 चीज़ें हैं। क्वांटिटी जितनी मंगाई थी क्या उतनी ही मेंशन है? आपने चेक किया कि जो क्वांटिटी मैंने ऑर्डर की थी क्या उतनी वो लेकर भी आया था या नहीं, और क्या उस बिल में उतनी ही मेंशन भी है या नहीं? अच्छा जी, आपने ये भी चेक कर लिया कि जरा हाफ केजी, 1 केजी और 4, ठीक है। अब बारी आती है रेट की। इस रेट को कैसे वेरीफाई करोगे? इस रेट को अगर आपने वेरीफाई करना है उसके लिए आपको कुछ मंगवाना पड़ेगा वेटर से। क्या आप वेटर से मंगवाओगे? मेन्यू कार्ड, उसके ऊपर तमाम आइटम्स आ रही होंगी और उनका साथ रेट लिखे आ रहे होंगे। आपने मंगाया मेन्यू कार्ड, वहाँ पे आपने कहा ठीक है जनाब 980, ओके, 25 रुपये की रोटी, ओके। यहाँ पे आपके कान खड़े हो गए क्योंकि मेन्यू कार्ड में लिखा था 950, उसने यहाँ पे चार्ज किया हुआ था 1000। उसके बाद आपने क्या किया? आपने इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किया, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 980, 490, ओके। 1 kg इंटू 950, ये आना चाहिए था, ये आ रहा था। 25 इंटू 4, 100। ये लेट सपोज उसने कोई अपनी टिप ऐड की हुई है 10 रुपये की, तो कितना मेरा बिल बनना चाहिए था? 1500।
कितना वो बना के लेकर आया, कितना आपको नुकसान होने वाला था, कितना आपको नुकसान नहीं हुआ, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, आप इस 50 रुपये के नुकसान से कैसे बचे? आपने इस बिल का ऑडिट कर लिया था, आपने इस बिल का ऑडिट कर लिया था। खाना आपने खाया, आपने खाना कंज्यूम किया और आप वहाँ के ऑडिटर भी हैं, तो आप एक ही टाइम पे रिस्पॉन्सिबल पार्टी और यूज़र भी हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस चीज़ को आपने वेरीफाई किया? बिल को। किस चीज़ के साथ वेरीफाई किया? मेन्यू कार्ड के साथ। और क्या एविडेंस हासिल किया कि ये 50 रुपये का मसला आ रहा है, और फिर आपने वेटर से कहा कि भाई ये देखो बंदा था 1550, तुम इसे चार्ज कर रहे हो 1600, काइंडली ये 50 रुपये का घपला जो है वो ख़त्म करवा के आओ। तो आपने एक छोटी सी 5 मिनट की एक्टिविटी की और आपने अपने 50 रुपये को बचा लिया, उसको सेव कर लिया। इसी से एक सवाल निकलता है, ऑडिट के फ़ायदे क्या क्या होंगे? सर आप लोगों ने मुझे मिला के कुछ 10 के करीब फ़ायदे बताने ऑडिट के, बताइए वन बाय वन क्या क्या फ़ायदे होंगे ऑडिट के? यहाँ पे लिखते हैं साथ साथ, एडवांटेजेस किसके? ऑडिट के, लिखवाइएगा। एरर्स और मिसस्टेटमेंट क्या होती हैं? आइडेंटिफाई हो जाती हैं। और साथ वाले भाई ऊंची बोलना है, थोड़ा सा खुल के बोलना। हाँ, ऑल्दो ऑडिटर की मेन कंसर्न फ्रॉड पकड़ना नहीं होता, बट चले फ्रॉड के ऊपर वो कुछ ना कुछ काम कर लेता, फ्रॉड को लेट्स से डिटेक्ट कर लेता है और कॉन्फिडेंस आ जाता है किसके ऊपर? ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी की गुडविल बेहतर हो जाती है। जी प्यारे भाई, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट किस पे? चेहरे पे? किस पे आती है? बिल पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो हमें ये पता चल जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर रिव्यू दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। अगर हमने बिजनेस को परचेज करना हो तो एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन या मर्जर हमें उसके ऊपर उसकी करेक्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट पता चल जाती है और फिजिबिलिटी सामने आ जाती है कि भाई ये हमें परचेज भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक और फायदा बता दें, मैनेजमेंट सही से काम कर रही है या नहीं काम कर रही। मैनेजमेंट की स्टैट्यूटरी ड्यूटीज एंड नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज हमारे सामने आ जाती हैं। मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, इनका मतलब क्या? स्टैट्यूटरी किसे कहते हैं? स्टैट्यूटरी मीन्स वो ड्यूटीज जो कि बाय लॉ आप पे इम्पोज कर दी गई हैं, ये है बाय लॉ। और नॉन स्टैट्यूटरी कौन सी होंगी? कंपनी कैसे ये लोग चला रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे डील कर रहे हैं, क्या कोड ऑफ एथिक्स को देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा, तो वो नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ हैं जो कि बाय लॉ नहीं है मगर एक कंपनी को चलाने के लिए ये ज़रूरी है। 7 फायदे में 3 और आप लोगों ने बताने हैं, कोई भी आप में से 3 फायदे मुझे बता दें। फॉर व्हाट? डिसीजन मेकिंग फॉर, वो हो गया ना ये वाला। कोई और पॉइंट? कोई और पॉइंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे कवर हो गया था उससे, तो चले ऐड कर लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस, और इसके अलावा वो हो गया तो कंपनी मैनेजमेंट की बात होगी ना। हाँ, अगर हमने किसी बैंक से लोन पकड़ना हो, उधार पकड़ना हो,
किसी से क्रेडिट लेना हो। चलें, भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कर दी है। आपने कंपनी की बनाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और वो ऑडिटेड नहीं है, आप गए बैंक के पास लोन लेने के लिए, क्या बैंक आपको लोन देगा? क्या कहेगा? बैंक को क्या डाउट होगा कि पता नहीं सही बनी या नहीं बनी, और क्या डाउट होगा बैंक को? ओवरस्टेट ना किया हो, एसेट्स उन्होंने बढ़ा के ना दिखा दी हो, लाइबिलिटीज खुद ही से कम ना कर दी हो, और एक आधा और डाउट, प्रॉफिट जो उन्होंने शो किया हुआ है वो शायद एक्स्ट्रापोलेट किया हुआ है, शायद वो खर्चे जो कि माइनस होने चाहिए थे माइनस नहीं किए हुए। तो बैंक को कभी भी रिलायंस नहीं होगी आपकी उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो बैंक क्या आपसे डिमांड करेगा? बैंक आपसे ये डिमांड करेगा ना कि भाई मुझे एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो जिसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने अपने साइन किए हैं, उसने आपको ये बताया हो कि क्या वाकई में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। तो क्रेडिबिलिटी, चलें इसके साथ लिख लेते हैं क्रेडिबिलिटी। एक पॉइंट और बता दें बस, कोई एक और फायदा बता दें, वन मोर एडवांटेज। 9 हो गए। ऑडिट करवाने का क्या फायदा होगा? यूजर्स का कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाएगा, हमने बात वैसे कर ली है। कोई और बात, कोई नई बात, कोई अनोखी बात अगर आपके माइंड में आ रही हो, सोचें, दिमाग पे जोर डालें। पता जितना सोचेंगे उतना अच्छा, आपका माइंड फ्रेश होगा, माइंड खुलेगा। सोचने की आदत होनी चाहिए हर एक इंसान में। क्या फ़ायदा हो सकता है? और किताब में कोई 5-7 फ़ायदे लिखे हुए हैं। मज़े की बात है कि आपने तकरीबन यहाँ पे सारे के सारे कवर कर दिए हैं। स्टिल मैं आपसे चाहता हूँ कि आप कोई एक ऐसा फ़ायदा बताएं जो कि थोड़ा सा यूनिक हो। चलिए मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ। एक ऑडिटर जब ऑडिट करने के लिए जाता है किसी भी कंपनी में, क्या उसको हमेशा एक अच्छे बनाए हुए प्रोसीजर्स, कंट्रोल्स मिलते हैं, या उसमें भी कुछ खामियां होती हैं? कभी भी मैनेजमेंट के जितने भी कंट्रोल्स वो लोग लगाते हैं उसके अंदर मसले मसाइल होते हैं। लेट्स से आप उसी सेट ऑडिट करने के लिए गए, फर्स्ट ऑडिट पे आपको नज़र आया कि यार इनके तो कंट्रोल्स ही फारग हैं। जो प्रोसीजर्स होने चाहिए थे, जो रूल्स होने चाहिए थे, जो SOPs बनाने चाहिए थे, जो एक नॉर्मल तरीकाकार होना चाहिए था, वो तो उस पर पूरा ही नहीं उतर रहे। तो अगले ऑडिट पे जाने से पहले क्या आप उस सेट को ये बताएंगे कि भाई ये चीज़ें हैं, अगर तुम इसको थोड़ा सा मज़ीद इम्प्रूव कर लो तो जहाँ पे तुम्हारा वो जो नुकसान हुआ था उससे शायद तुम 50% के करीब रिकवर कर जाओ। तो बेसिकली जो कंट्रोल्स मैनेजमेंट ने लगाए होते हैं उसके ऊपर एक फीडबैक दे देता है। मैंने वर्ड यूज़ किया फीडबैक का। फीडबैक में और ओपिनियन में फ़र्क है, याद रखिएगा। एक ऑडिटर का काम रिपोर्ट देना है, और रिपोर्ट में क्या बताना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है या नहीं बनी। फीडबैक ऑन इंटरनल कंट्रोल्स ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट अगर वो चाहे तो बता सकता है। वो भी इसलिए कि उसको नेक्स्ट टाइम दोबारा से ये सारी मेहनत ना करनी पड़े। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फीडबैक ऑन कंट्रोल्स। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल? अच्छा, ये IFRS क्या होता है? IFRS क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं। और IAS क्या? ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अगर मुझे IFRS को और IAS को मिला के एक वर्ड में बोलना हो तो मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगा? रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो ओके है, मगर एक ऐसा वर्ड है जो कि दोनों को कवर करता है, उसका नाम IFRS ही है। तो अगर मुझे IFRS और IAS को मिला के बोलना है तो मैं उसको खाली IFRS भी कह सकता हूँ, क्योंकि अब ये हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये लोग IAS ख़त्म करते जा रहे हैं और हर IAS को रिप्लेस करते जा रहे हैं विद
IFRS। अच्छा, पाकिस्तान में कौन सा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हम लोग फॉलो करते हैं? कौन सा फॉलो होता है पाकिस्तान के अंदर? IFRS होता है, IAS होता है, और ICAP का तो कुछ फॉलो नहीं होता। और कंपनी लॉ के 2 स्केड्यूल्स होते हैं, कौन कौन सा? एक 4th होता है, एक 5th होता है। एक होमवर्क नोट करें, आपने थोड़ा सा सर्च ये करनी है कि 4th स्केड्यूल किसके लिए इस्तेमाल होता है और 5th स्केड्यूल किसके लिए इस्तेमाल होता है। मैंने आपसे काम लेना है, अगर आप सिर्फ सुनने के लिए आए हैं तो आप अलग जगह पे आ गए। तो आपने मुझे ये बताना, बल्कि 2 काम हो गए हैं, एक वो क्वेश्चनिंग वर्ब्स वाला काम था, और दूसरा ये है कि 4th स्केड्यूल और 5th स्केड्यूल किन किन कंपनीज के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये हैं आपके रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स। इंडिया में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होता है? कुछ आइडिया? उनके अपने हैं, उनके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि उन्होंने IAS और IFRS के ऊपर ही बनाए हुए हैं। US में कौन सा यूज होता है? गैप्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसका मतलब ये है कि हर जुरिस्डिक्शन में, हर कंट्री में उनके अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं, अपने अपने फ्रेमवर्क्स हैं। पाकिस्तान में जो एप्लीकेबल है वो कौन सा? IFRS, IAS और कंपनी लॉ के 2 स्केड्यूल्स, यानी कि वो पाकिस्तान के एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। ये जो कैफ 5 की किताब है, क्या ये कोई फ्रेमवर्क है? क्या एक सेठ या एक ओनर या कंपनी की मैनेजमेंट अगर आपसे कहती है कि सर हमने कैफ 5 की किताब के मुताबिक अपने अकाउंट्स बनाए हैं, क्या आप उसको मान जाएंगे? क्यों? वाई? उसमें थोड़े हैं, पूरे नहीं हैं, उसमें पैराग्राफ्स नहीं है, उन्होंने आपको एक समरी बना के दी हुई है, और स्टैंडर्ड्स भी कंप्लीट नहीं है। चलें, CFAB 1 एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की किताब अगर यूज़ करके कोई कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती है, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो कोई अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है? वो भी नहीं है। तो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स कौन से हैं? IFRS, IAS और 2 मेरे स्केड्यूल्स, 4th और 5th। अब एक बात और आपसे करते हैं, ये दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कौन होता है? ये कौन से लोग होते हैं? दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नेंस, 4 लफ्ज हैं। दोस्त यानी कि वो, चार्ज्ड जिसके पास ताकत है, जिसको हमने ताकत दी हुई है, अथॉरिटी दी हुई है, विद उसके पास है गवर्नेंस, गवर्न करने की ताकत। ये कौन लोग होते हैं? इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के वर्ड को। उधर चलते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने फ़ायदे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर आते हैं। ऑल्दो ये थोड़ा सा डगमगा ज़रूर है। दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नेंस। एक दुकानदार अपनी दुकान चलाता है, एक दुकान वाला अपनी दुकान चला रहा है, उसने 2 मुलाजिम रखे हुए हैं, तो उस दुकान का TCWG कौन है? वो खुद दुकानदार। अच्छा, एक स्मॉल कंपनी है जिसमें एक सेठ ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसने लगाया हुआ पैसा, और उसने अपने नीचे कुछ मैनेजर्स रखे हुए हैं, और वो आगे एम्प्लॉयज़ को सर्व कर रहे हैं। उसका TCWG कौन है? नहीं, उसका TCWG कौन है? वो ओनर ही होगा जिसका 100% पैसा लगा हुआ है। लेट्स सपोज एक सिंगल मेंबर कंपनी। अच्छा, एक प्राइवेट कंपनी जो कि 4 लोगों ने मिलकर बनाई हुई है, उनके अंडर मैनेजर्स हैं, उनके अंडर एम्प्लॉयज़ हैं, उसका TCWG कौन होगा? वो 4, ठीक है। एक पब्लिक कंपनी लिस्टेड जिसके अंदर कोई 1000 के करीब शेयर होल्डर्स हैं, कोई 100 के करीब डायरेक्टर्स हैं, और कोई 6000 के करीब एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, TCWG कौन होगा? और शेयर होल्डर्स। तो बेसिकली ये डिपेंड करेगा कि कंपनी किस तरह की है। ये सिर्फ ओनर्स नहीं होते हैं,
ये सिर्फ ओनर्स नहीं होते, डिपेंडिंग अपॉन के किस किस को कितनी कितनी ताकत हम लोगों ने प्रोवाइड की हुई है। तो इस वर्ड के ऊपर और मैनेजमेंट के वर्ड के ऊपर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वो लोग जो कि कंपनी को चलाने की ताकत रखते हैं। हर शेयर होल्डर TCWG नहीं होगा, जरूरी नहीं है। भाई मैंने अगर इसी कंपनी के 2% शेयर्स लिए हुए हैं तो मेरे पास कोई इतनी ज़्यादा अथॉरिटी नहीं है कि मैं कंपनी के बोर्ड में बैठ के कोई ना कोई डिसीजन ले सकूं। कौन लेगा? जिसके पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग होगी, जो ज़्यादा स्किल रखता होगा, जो वाकई में उन शेयर होल्डर से निकल के कंपनी का डायरेक्टर बना होगा। क्या सारे शेयर होल्डर्स कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं? नहीं। शेयर होल्डर्स अपने नुमाइंदे निकालते हैं और उसको डायरेक्टर्स के लिए प्रमोट करते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो कि या तो ज़्यादा शेयर्स रख के आए होते हैं या इनके पास कंपनी को चलाने की स्किल होती है। ये वो स्किल्ड रिसोर्स होते हैं जो कि कंपनी को चला सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट होता है स्टीवर्डशिप। ये कौन से लोग होते हैं? स्टीवर्ड किसे कहते हैं? स्टीवर्ड, स्टीवर्ड मूवी देखी थी? लिटिल स्टीवर्ड, वो थी ना एक चूहे वाली मूवी, नहीं देखी? कभी देखना। स्टीवर्ड किसे कहते हैं? हाँ, स्टीवर्ड कहते हैं वो शख्स जिसको हम लोगों ने कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो। कंपनीज के केस में स्टीवर्ड होते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स, यानी कि वो लोग जिनको शेयर होल्डर्स ने अपना नुमाइंदा बना के भेजा, जिनको शेयर होल्डर्स ने कहा कि भाई हम तुम्हें अपने एसेट्स वगैरह दे रहे हैं, तुमने हमारे एसेट्स को इस्तेमाल करने के साथ साथ कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करना है, तुमने कंपनी को चलाना है। बेसिकली ये वर्ड निकला है नेवी वाली साइड से। स्टीवर्ड कहते हैं वो शख्स जो कि पुराने ज़माने में चप्पू चलाते थे, कश्तियाँ चलाते थे। तो एक तो होता है ना कैप्टन, एक होता है पायलट, जो कंट्रोल कर रहा होता है शिप को, वो होता है स्टीवर्ड, यानी कि कंपनी को चलाने वाला, कंपनी की बागडोर जिसके हाथ में होती है। वो चाहे तो कंपनी को निकाल सकता है मुसीबतों से, और चाहे तो वो ग्लेशियर के साथ उसको ठोक सकता है। अब पता नहीं आप लोग पहुँचे या नहीं पहुँचे। अच्छा, तो स्टीवर्ड मीन्स वो शख्स जो कि ईमानदार हो, जिसके पास कंपनी के एसेट्स हो, और जो कि कंपनी को गवर्न करता हो, जो कंपनी के एसेट्स को इस्तेमाल करते हुए कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करे और कंपनी को नुकसान से बचाए। शेयर होल्डर्स सारे के सारे तो डायरेक्टर्स नहीं बन सकते, ये बात हमें पता है। वो अपने कुछ नुमाइंदे करते हैं। नुमाइंदे कौन होते हैं? डायरेक्टर्स। क्या डायरेक्टर्स जो कि नुमाइंदे हैं शेयर होल्डर्स के, और शेयर होल्डर्स ने उनको पैसा दिया हुआ है, क्या डायरेक्टर्स अकाउंटेबल होते हैं? अगर एक शख्स अकाउंटेबल है किसी दूसरे का, तो कोई बिजनेस लॉ के अंदर कोई कॉन्सेप्ट अगर जहन में आ रहा हो, एक शख्स दूसरे को अपॉइंट करता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, कोई कॉन्सेप्ट जहन में आ रहा? कभी बिजनेस लॉ में पढ़ा? एजेंसी। तो बेसिकली प्रिंसिपल कौन हुआ? शेयर होल्डर्स। एजेंट कौन हुआ? डायरेक्टर्स। वो सेठ जिसने ऑडिटर को अपॉइंट किया था, उसका एजेंट कौन था? ये भाई थे। मैंने क्या कहा था कि अपने नुमाइंदों से कहना कि मेरे पास वो अथॉरिटी है जो कि तुम्हारे पास है, मैं तुम्हारा नुमाइंदा बन के आ रहा हूं। बेसिकली उस सेठ का नुमाइंदा कौन है? कौन? ऑडिटर। और शेयर होल्डर्स के नुमाइंदे कौन है? डायरेक्टर्स। बात समझ आ रही? यहां तक क्लियर है? डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। अब एक दफा उसको पढ़ ले। एक ऑफिशियल एग्जामिनेशन किसकी? अकाउंट्स की, ऑफ एन एंटिटी बाय एन ऑडिटर। एंटिटी, ये एंटिटी क्या होती है? किसी भी तरह की कंपनी, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, किसी भी तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक एंटिटी है। अच्छा जी, ये तो जो ऊपर वाली डेफिनेशन है इसको आप सुनाइएगा वो बच्चों से जो कि अभी कैफ लेवल में आ रहे हैं, जिनको पता ही नहीं कि ऑडिट क्या होती है, क्या होता है। तो एक ऑफिशियल एग्जामिनेशन किसकी? अकाउंट्स की। कौन करता है? ऑडिटर। और अकाउंट्स कौन बनाती है? एंटिटी। नीचे आए, जो कि आपने याद करनी है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू एनेबल एन ऑडिटर टू कन्वे एन ओपिनियन। ओपिनियन
ओपिनियन, यानी कि 100% अश्योरेंस वो यहाँ पे भी आपको नहीं दे रहा, वो आपको कह रहा है कि यार मुझे लगता है तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, मुझे लगता है। As to whether or not financial statements of an entity are prepared according to applicable financial reporting framework, इन 4 लाइंस में किसी पॉइंट पे, किसी वर्ड पे कोई मसला? पक्की बात है? पक्की बात है? आप लोगों ने मुझे फायदे बताए थे, क्या ये वही फायदे हैं? जरा पढ़िएगा। ये वही फायदे हैं। यहां पे लिखे हुए 6, हमने किए थे 10। तो इससे साबित ये होता है कि ऑडिट के अंदर हर चीज को उठा के क्रैम नहीं करना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप लोग अपने पास से भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास उस चीज का कॉन्सेप्ट है या नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इतनी है या नहीं है, आपको लिखना आता या नहीं आता। तो आप ये वाले पॉइंट्स लिख लें या ये वाले पॉइंट्स लिख लें, दोनों एक बराबर हैं। भाई क्रेडिबिलिटी वाला पॉइंट डिस्कस हो गया था, ड्यूटीज वाला पॉइंट डिस्कस हो गया था, कंट्रोल्स के ऊपर फीडबैक वाला पॉइंट डिस्कस हो गया था, रिकमेंडेशंस वाला पॉइंट डिस्कस हो गया था, रिस्क कम करता है, परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है। हमने तो इससे ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ तक कोई मसला? पक्की बात? आगे चला जाए। 3 बातें। स्टेवर्डशिप पता चल हो गया क्या होता है ये स्टेवर्डशिप, ट्रू एंड फेयर के ऊपर बात होगी हमारी। मटीरियलिटी, आप लोगों ने कहा था कि आप में से होस्टलाइट कौन कौन है, उस वाले भाई से पूछते हैं। होस्टलाइट है ना आप? पैसे घर से आते हैं? कितने आते हैं? कितने? 20,000 आपको पर मंथ घर से आता है। कब आता है? साल के महीने के शुरू में या महीने के एंड पे? स्टार्ट में आ जाता है। भाई के पास यकम को 20,000 रुपये आता है घर से। ये भाई पैसे खर्चना चाहते हैं, इनके पास जेब में पैसे हैं। जब जेब में पैसे होना तो टिकते नहीं हैं, दिल करता कि यार मैं उसको एक्सपेंस आउट करूँ, मैं उसको जेब से निकालूं। ये भाई का एक दोस्त, कोई दोस्त का नाम बताएंगे आप? नहीं, यहाँ पे हैं वो? नहीं, एक नाइम जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है मगर वो गायबाना दोस्त हैं भाई के। ये गए उनके साथ कि यार आओ मैं तुम्हें जूस पिलाता हूँ। ये गए एक जूस की शॉप पे, वहाँ पे इनको मिला मैंगो मिल्क शेक 200 रुपये का। इन्होंने जेब से निकाले पैसे, पैसे पे किए और कहा यार ऐवी लोग कहते हैं गुर्बत है, 200 रुपये का मिल्क शेक आज भी मिल जाता है, वो भी मैंगो का, वो भी असल दूध के साथ, वो भी बर्फ़ के साथ। ये हम खड़े में यकम को, जब इनकी जेब में पैसे हैं। वक्त गुजरा, हालात गुजरे, 28 तारीख आ गई। वही नईम भाई इनके पास आए चल के कि यार आओ शेक पीने चलते हैं। ये गए, उसी दुकानदार ने कहा यार 200 रुपये का ग्लास है। 200 रुपये का ग्लास? इतनी महंगाई हो गई है आजकल के दौर में, 200 रुपये का मिल्क शेक हो गया। भाई परेशान हो गया। ये 27 दिनों में क्या हुआ? क्या रेट बढ़ा? दुकानदार चेंज हुआ? फ्लेवर चेंज हुआ? तो क्या हुआ? 27 दिनों के अंदर आपके अल्फाज बदल क्यों गए? क्यों बदले भाई के अल्फाज? भाई की जेब में उस वक्त पैसे थे, अब पैसे नहीं है। महीने के आखिर में आपको पता होगा बीइंग अ होस्टलाइट के बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा होता है और आपके पास सिर्फ उतने ही पैसे होते हैं कि यार मैं इसमें से बस इतने रख लूँ कि मैं घर का किराया लगा के वापस आते पैसे ले आऊँ घर वालों से। या आप लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार खाना 3 टाइम का नहीं, 2 टाइम या 1 टाइम का खा लेते हैं। ये है मटीरियलिटी। आपकी डिसीजन मेकिंग चेंज हो गई। जेब में पैसे थे, आप बहुत खुश थे, पैसे खर्चूंगा, पैसे हैं, सब कुछ करूंगा। अब पैसे नहीं है, आप परेशान हैं। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर दे, मटीरियलिटी की डेफिनेशन में वो चीज़ आ जाती है। एक कंपनी है, उस कंपनी के एसेट्स हैं 100 मिलियन के। कंपनी में एक मिसस्टेटमेंट रिपोर्ट होती है 10 लाख की। क्या वो उस कंपनी के लिए मटेरियल होगी?
नहीं होगी। 100 मिलियन के सिर्फ और सिर्फ एसेट्स हैं, तो वो 10 लाख का एक एरर कंपनी का कि यार उसको ना वो बास्केट में डाल दो, लिस्ट ऑफ इमटेरियल मिसस्टेटमेंट्स की बास्केट में डाल दो। मगर एक छोटी कंपनी जो कि 3 दोस्तों ने बनाई हो, जिसका शेयर कैपिटल ही कोई 20 मिलियन का हो, वहाँ पे अगर 10 लाख की गलती हो जाए, वो उनके लिए मसला खड़ा कर सकती है। तो मटीरियलिटी कोई एक फिक्स अमाउंट नहीं है, ये वेरी करेगी कंपनी बाय कंपनी, एरिया बाय एरिया। कंपनी बाय कंपनी भी वो चीज़ वेरी करेगी और एरिया बाय एरिया भी वो चीज़ वेरी कर रही होगी। इसके ऊपर हम लोग तफसीली बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 में जाके, ISA 320 के अंदर एक पूरा टॉपिक है। बट अभी जो चैप्टर नंबर 1 है किताब का, वो ये कभी कभी अज्यूम कर लेता है कि बच्चों को सारी बातें पता हैं, तो जो चीज़ जितनी चाहिए उतनी मैंने आप तक बता दी है। ट्रू एंड फेयर हमें पता चल गया, मटेरियलिटी पता चल गई, स्टेवरशिप। हमने लिखे थे फ़ायदे, कोई नुकसान भी होता है ऑडिट का? आज की हमारी आखिरी बात है, कोई नुकसान होता है ऑडिट करवाने का? कोई डिसएडवांटेजेस अगर आप लोग मुझे बता सकें, कोई से 7, चलें 10 ज़्यादा हो जाएंगे, कोई से 7 नुकसान, डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। हाँ, कॉस्टली होता है, कॉस्टली होता है, और हाँ टाइम कंज्यूमिंग होता है, और कंपनी में जो मैनेजमेंट काम कर रही होती है, क्या हुआ, फ्लाश का या कैमरे का चेंज करना है? 15 मिनट और चाहिए, 15 मिनट चाहिए मुझे और, हो जाएगा उस पर। कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो बेचारी अक्सर तंग हो रही होती है और बार बार आगे मेरे से डाटा वगैरह डिमांड कर रहे हैं, तो उनको डिसरप्शन हो रही होती है। और बताइए और क्या क्या नुकसान हैं ऑडिट के? फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है, महंगा है, टाइम लगता है, डिसरप्शन होती है, और कोई नुकसान? डिसएग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन मैनेजमेंट, मगर क्यों क्यों डिसएग्रीमेंट्स होते हैं? वाई दिस कोलावेरिटी? कुछ चीज़ों में वो अपनी जजमेंट लेकर आए होते हैं और ऑडिटर के अपनी जजमेंट्स और एस्टीमेट्स होते हैं, और अकाउंट्स वैसे भी एस्टीमेट्स के ऊपर बन रहे होते हैं, तो ठीक है डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। और क्या नुकसान है? सैम्पलिंग बेस्ड होती है। इसका मतलब ये है कि एक ऑडिटर 100% ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई नहीं करता, वो सैंपल पे चलता है। सैम्पलिंग के ऊपर भी हम लोग एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, कौन सा भला नाम क्या? ISA कौन सा? ISA कौन सा सर? ISA कौन सा? सैम्पलिंग का स्टैंडर्ड। चैप्टर नंबर कुछ यार ज़हन में आ रहा हो, कहाँ पे कभी ज़िंदगी में देखा हो? चले ISA 530 है, चैप्टर नंबर 4 है आपकी किताब का। अच्छा जी, सैम्पलिंग पे चलता है। और दो कोई और मज़ीद नुकसान? एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम लोग नहीं दे सकते, हम लोग उसको 100% एश्योरेंस नहीं देते, हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस पे चल रहे होते हैं। ये एब्सोल्यूट क्या है, ये रीजनेबल क्या है, ये हमारा कल का वैसे टारगेट है। और एक और बता दें, एक और बता दें, ये फ्रॉड नहीं पकड़ के देता आपको, फ्रॉड डिटेक्ट कर देता है, मगर इसका काम फ्रॉड को पकड़ना मेन काम नहीं है। मेन काम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही। तो ये कुछ उसके नुकसान भी हैं। कॉस्ट वाला पॉइंट आ गया, डिसरप्शन वाला पॉइंट आ गया, एस्टिमेट्स वाला पॉइंट आ गया, फ्रॉड वाला पॉइंट आ गया, सैम्पलिंग वाला पॉइंट आ गया। आखिरी पॉइंट क्या है? ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। कोई मुझे इस लाइन का तर्जुमा बता दे, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव।
इस लाइन का कोई आसान तर्जुमा, कोई आसान तशरी? नहीं, जो हमें नज़र आ रहा होता है हमने उसी की बेस पे डिसीजन करना होता है। एक मिसाल देता हूँ, ये एसी लगा हुआ है, ये एसी मेरे सामने इंस्टॉल नहीं हुआ, मुझे मैनेजमेंट कहती है कि ये एसी जब हम लोगों ने परचेज़ किया था तो ये हमें मिला था 1,25,000 रुपये का। मैंने कहा अच्छा, कोई एविडेंस? उसने कहा सर ये रही रसीद। अब वो रसीद मुझे चीख के कह रही कि जब मैं आया था तो ये 1,25 का था, मगर ये मेरी आंखों के सामने नहीं आया। हो सकता है कि मैनेजमेंट ने कोई अंदर खाते डिस्काउंट ली हो, वो मुझे उस चीज़ का ना पता हो। तो कभी कभी एविडेंस आपको मजबूर कर रहे होते हैं कि इस चीज़ को एज इट इज़ मान लो, आपको परसुएट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप आते हैं साल के एंड पे, आप आते हैं साल के एंड के ऊपर, और ट्रांजैक्शन साल के स्टार्टिंग में, मिड में हो चुकी होती हैं, हो रही होती हैं। आपको सिर्फ वो रेलेवेंट एविडेंस मिलता है जिसकी बेस पे आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। कोई सवाल पूरी क्लास में से? हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? ऑडिट क्या है, फ़ायदे, नुकसान, और 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, बल्कि 4, TCWG भी पढ़ लिया। ये एक होमवर्क नोट कर लें, ये 3 सवाल हैं, स्प्रिंग 11 में, स्प्रिंग 17 में और ऑटम 2019 के 3 सवाल। पहला सवाल ये है कि 3 रीजंस बताने कि वाई ऑडिट एविडेंस इज कंसिडर्ड टू बी परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। ये आपने करके आने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे 6 नंबर के लिए कह रहा है कि स्टेवर्डशिप क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू किसे कहते हैं, बता दें। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ऑटम 19 का 3, 7 नंबर के लिए एक छोटी सी केस स्टडी है, इसको आपने सॉल्व करना है, रजिस्टर पर सॉल्व करना है। कल क्लास के शुरू के 10 से 15 मिनट में हम इसको चेक करेंगे और फिर आगे चलेंगे। डन? ठीक शो। अल्लाह दे वाले, अल्लाह हाफ़िज़।